नाजरीन, इंटरनेशनल और नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 3 से 5 लाख पाकिस्तानी हर साल मुख्तलिफ मकासद के लिए मुल्क से हिजरत कर जाते हैं। उनकी हिजरत की वजूहात डिफरेंट होती हैं। मोस्टली इन महाजरीन की डेस्टिनेशन मिडल ईस्ट की कंट्रीज़, फ्रांस, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना होते हैं। एक अंदाज़ा के मुताबिक इन महाजरीन की टोटल तादाद तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख है, जिनमें 70% के करीब मिडल ईस्ट में मुकीम हैं। ये महाजरीन सख्त मेहनत और मजदूरी के बाद सालाना 21 बिलियन अमेरिकन डॉलर रेमिटेंसेस की शक्ल में मुल्क में मौजूद अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं, जो कि मुल्क की GDP का 7% बनता है। याद रहे, हमारे मुल्क का सालाना तालीमी बजट बमुश्किल 2% ऑफ द GDP होता है। इन रेमिटेंसेस को मुल्क में मौजूद फैमिलीज़ कैसे इस्तेमाल करती हैं और हुकूमत की इस ज़िम्मन में क्या पॉलिसी है, ख़ुसूसी तौर पर बाहर से भेजे गए पैसे का बच्चों की तालीम पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं सुबह सिंध की इस केस स्टडी में। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सरफराज खान, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। उन्होंने कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ही एंथ्रोपोलॉजी में PhD कर रखी है। और डॉक्टर सरफराज के जो एरियाज ऑफ रिसर्च हैं वो है माइग्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड रेमिटेंसेस, और इन एरियाज में उन्होंने बेशुमार रिसर्च पेपर भी प्रोड्यूस कर रखे हैं। डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम। आज की रिसर्च टॉक में हमने इनका जो रिसर्च पेपर शामिल किया है उसका टाइटल है द रोल ऑफ फादर्स ओवरसीज माइग्रेशन ऑन एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ फीमेल चिल्ड्रन इन सिंध, पाकिस्तान। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि बिफोर इंडिपेंडेंस आपने थोड़ा सा एलेबोरेट किया है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से एमिग्रेशन होती रही है सब कंटिनेंट से, और जो पाकिस्तान का पार्ट था, काइंडली हमें बताइएगा कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट थे जहां से लोग बाहर जाना शुरू। थैंक यू वाजिद साहब। अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करते हैं तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में ये 20s और 1920s और 1930s में जब उनको लेबर की जरूरत थी तो मुख्तलिफ जगहों से लोग उनकी लेबर के लिए जाते थे और उनको वो रिक्रूट करते थे। और एस्टोनिशिंगली कि हमारे पास ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट जो सी के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसमें जेलम है और अटक है, जहाँ के लोग थे वो बोट मेकिंग में काम करते थे। और बोट मेकिंग के लिए इंडिया के मुख्तलिफ जो सी शोर्स थे वहां पे ये एग्जिस्ट करते थे। एज ए आप कह सकते हैं कि लोडर्स या एज ए अदर वर्कर्स जो कि मैनुअल वर्कर्स हैं, जिसमें ज्यादातर ऐसे लोगों को यूज किया जाता था। इन्होंने इस अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया 1930s में काफी ज्यादा तादाद के अंदर, जहां से लोग इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस पेपर में जिक्र किया है कि एक पर्टिकुलर ईयर्स में, पर्टिकुलर डेकेड में दोबारा माइग्रेशन जो थी इंटरनेशनल वो बूस्ट अप होगी। तो काइंडली में बताइए कि वो कौन सा इरा था। बेसिकली 1940s और 1950s में जो माइग्रेटरी लिंक था यूके के साथ वो ज्यादा गहरा था, और यूके से ही लोग आगे जर्मनी और बाकी जगहों के ऊपर, जिसमें जो स्पेन सबसे ज्यादा मशहूर है। ये ग्रुप जो हैं एज ए माइनर्स जो माइंस में काम करने के लिए वहां पे बार्सिलोना के अंदर एस्टेब्लिश हुए, और उन्होंने वहां से फिर शिफ्ट किया उस अपने जो जॉब थी उसको, उन्होंने वहां पे उन्होंने छोटे छोटे होटल्स बनाए और उनको छोटी छोटी शॉप्स बनाई। जर्मनी के साथ साथ नॉर्वे में भी 1960s में लोग स्पेसिफिकली जेलम से और खारिया से नॉर्वे के अंदर गए। इसके अलावा जो मिडल ईस्ट है वो लिंक भी 60s में डेवलप होना शुरू हो गया, लेकिन मेच्योर वो 70s में हुआ, क्योंकि मिडल ईस्ट में 70s के अंदर और लेटर ऑन 80s के अंदर जो वहां पे डेवलपमेंट हो रही थी उसने बहुत सारे पाकिस्तानीज को अट्रैक्ट किया। जब हम 90s की बात करते हैं तो फिर हमारे पास बाकी अपॉर्चुनिटीज भी एजुकेशन की आ गई, स्किल लेबर की आ गई, नर्सेज की आ गई, डॉक्टर्स की आ गई, इंजीनियर्स की आ गई, तो फिर वो भी कंज्यूम होना शुरू हो गया। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। आप ये बताइएगा कितने पाकिस्तानी जो है ना वो बाहर रह रहे हैं, और उनमें से जो प्रोपोर्शन है गल्फ में कितने रहते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स आती हैं, हर 2-3 माह बाद वो अपडेट करते हैं, और वो सिर्फ वही स्टैटिस्टिक्स हैं जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, जो रजिस्टर्ड ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, तो वो काफी ज्यादा नंबर शो करता है। वो तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है, काफी बड़ी तादाद है माइग्रेंट्स की, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रहते हैं। और उसमें अगर आप जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अगर उस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूं तो वो 70 to 80% जो है गल्फ रीजन में है। ये जो आप जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, तकरीबन 10 मिलियन के करीब जो है लोग बाहर रह रहे हैं, उनमें 70% गल्फ में हैं। तो सवाल ये है कि वो सारे के सारे वो हैं जो रेगुलर माइग्रेंट्स हैं,
इनमें इर्रेगुलर माइग्रेंट्स तो नहीं है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि ना वर्ल्ड बैंक की स्टैटिस्टिक्स में, ना आईओएम की स्टैटिस्टिक्स, ना हमारी लोकल जो हमारी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक कंपाइल करती है, उनमें इनका जिक्र नहीं है। अगर हम अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या प्रोपोर्शन है, कितनी परसेंटेज है इंटरनेशनल रेमिटेंसेस की जो हमारी जीडीपी में एनुअली शामिल होती है? अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो वहां पे 7 to 7.8% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, जो कि काफी बड़ा प्रोपोर्शन है। और 21 लेकिन अगर हम डॉलर, जी 21.3 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है पाकिस्तान का आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अफ्रीकन कुछ सिलेक्टिव कंट्रीज के साथ या लैटिन अमेरिकन के साथ, तो वहां और ज्यादा प्रोपोर्शन उन कंट्रीज में ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या आपकी नजर में कोई ऐसी स्टडी पाकिस्तान से गुजरी है कि जिसमें आपने ये देखा हो कि उस स्टडी ने जो इंटरनेशनल रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आती हैं उनको बाइफरकेट किया हो बिटवीन रेगुलर एंड इर्रेगुलर माइग्रेंट? अनफॉर्चुनेटली वाजिद साहब, ऐसा कहीं हमें स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि कहीं कोई रिकॉर्ड स्टेट के पास अवेलेबल नहीं है। अगर है भी सही, लोगों के पास है, वो बताते हैं कि हमारे पास इस तरह आ रहा है या इस जरिए के जरिए आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी जो रिसर्च है, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है, हमें क्या बताता है कि जो इंटरनेशनल रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आती हैं, अगर उसकी यूटिलाइजेशन देखी जाए पाकिस्तान के अंदर, तो उसका कितना प्रोपोर्शन ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट होता है और कितना प्रोपोर्शन जो रूटीन एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मीट करने में लोग यूज करते हैं? अनफॉर्चुनेटली कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है रेमिटेंस की यूटिलाइजेशन का। जी, वो क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स हैं वो नॉन प्रोडक्टिव हैं, प्रोडक्टिव नहीं है। जैसे हम केरला के साथ कंपेयर अगर करें तो माइग्रेंट्स वहां से भी बहुत सारे गए हैं, 70s में गए हैं, लेकिन उस स्टेट का जो एचडीआई है वो पूरे इंडिया में टॉप पे चला गया है बिकॉज ऑफ द राइटियस इन्वेस्टमेंट्स। और उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर लगाया और उन्होंने जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए डेवलपमेंट की वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम मीरपुर के साथ उसको अगर कंपेयर, क्योंकि कल्चर एक जैसा है दोनों में, जो लोग बहुत ज्यादा बाहर हैं, यूके के अंदर हैं, बाकी जगहों के ऊपर है, तो वहां पे भी हमें उस तरह से कॉटेज इंडस्ट्री नजर नहीं आती। लोग पैसा जो है उसको बहाते हैं पानी की तरह। झगड़ों के ऊपर बहाया जा रहा है, कपड़ों के ऊपर बहाया जा रहा है, ज्वेलरी के ऊपर बहाया जा रहा है। कहीं हमें वो जो प्लाजाज हैं वो इरेक्ट होते हुए नजर नहीं आते हैं। इंडस्ट्रीज जो हैं जिससे आगे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करके इनकम जनरेट की जा सके, सर्कुलेशन ऑफ मनी हो और उससे इंडस्ट्री और वो रीजन का जो एचडीआई है वो इम्प्रूव हो सके या कंट्री की इकोनॉमी में सब्सटेंशियल उसका इफेक्ट हो सके, वैसा नजर नहीं आता है। एक सवाल है यहाँ पे, काइंडली ये बताइएगा, क्या हमारे कंट्री में इंटरनल यूटिलाइजेशन ऑफ रेमिटेंसेस पॉलिसी है? देखिए, हमारे यहाँ स्टेट बैंक ही इसको देखता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन वंस दे आर एट द एंड ऑफ फैमिलीज, तो वो फैमिलीज उसको किस तरह कंज्यूम करती हैं, वो हम जैसे जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो सिलेक्टिव सैंपल स्टडीज ही कर रहे हैं। उसमें कहीं नेशनल लेवल के ऊपर ना पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, ना कोई डायरेक्टिव है, ना कहीं पे कोई ऐसा उनको चैनलाइज किया गया है कि हाँ इस रीजन में ज्यादा रेमिटेंस आ रहे हैं, जहां पे हम उन लोगों को कोच करें, उनको गाइड करें कि हाँ जहाँ पे ये काम किया जा सकता है, या स्टेट उनके साथ मिलके पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, जैसे कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसको यूज, इवन अफ्रीका जैसे कंट्रीज भी जो अपना डायस्पोरा है उसको कंट्री की डेवलपमेंट के लिए चैनलाइज करते हैं। मैक्सिको करता है, इंडिया करता है, हम नहीं करते। मोस्टली हमारे यहाँ फादर बाहर जाते हैं, तो जब फादर बाहर जाते हैं तो उनकी जो फिजिकल और इमोशनल प्रेजेंस होनी चाहिए फैमिली के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से, उसका जो खला है वो कैसे फील होता है? पेरेंट्स में से अगर मेल पेरेंट बाहर है तो उसका बहुत असर पड़ता है बच्चों की ग्रोथ के ऊपर। वो उस तरह से कंट्रोल नहीं होते हैं। जो उनके ऊपर कंट्रोल वालिद की तरफ से होता है, फादर की तरफ से होता है, मदर वो नहीं कर सकती है। तो उनमें चांसेस ज्यादा हैं कि वो ट्रेंसी की तरफ जाएंगे, स्कूल्स बंक करेंगे, उनका बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं या ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि उनकी डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है, जिसमें पैसे का ज़िया करना दोस्तों के साथ, ऐसी चीजें जैसे सिगरेट पीना है या बाकी नशा है उसके ऊपर लग जाना या टाइम का जाया करना। जब ये डिसीजन हो रहा होता है माइग्रेशन के हवाले से, इस बात को क्या निगलेक्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान में कि अगर फादर की एब्सेंस होगी तो उसका जो रोल है, जो फिजिकल और इमोशनल रोल है फैमिली के अंदर, वो कौन फील करेगा? क्या इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है? वाजिद साहब, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है हमारे यहाँ, क्योंकि हम पॉवर्टी को सेट असाइड करने के लिए हम बाहर जाते हैं। सो हमारे पास रिसोर्सेज को जनरेट करने का पहला बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है।
उसमें हम बाकी सोशल, कल्चरल और रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेट असाइड करते हैं। वो फैमिलीज जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वो ज्यादा सफर कर रही होती हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ विमेन है, उसके ऊपर सारा बर्डन आ रहा होता है और बच्चे उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। हाँ, कुछ जॉइंट फैमिलीज में शायद ये एग्जाम्पलरी केस होगा कि जहां पे फादर्स ब्रदर है या फादर्स फादर है या फादर्स कजन्स हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उस पूरे प्रोसेस के अंदर। वो कह रहे होते हैं कि हाँ नहीं, यू कैन गो, वी कैन टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस फैमिली। डॉक्टर साहब, आपने अपनी रिसर्च में यूज किया है मैकेंजी और रफरफोर्ड का रेमिटेंसेस एजुकेशन मॉडल, तो काइंडली जी। बताइएगा थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को कि इसकी जो बेसिक टीनेट्स हैं वो क्या है। जी, बेसिकली जो पहला है वो तो हम ये कहते हैं कि रेमिटेंस इफेक्ट है। जब रेमिटेंस इफेक्ट की बात करते हैं, रेमिटेंस इफेक्ट का मतलब ये है कि यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू स्पेंड मोर मनी। अब वो मनी जो है, जो आपके पास रेमिटेंस से आ रही है, उससे आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाती है। तो उसमें एक क्लास ये भी है कि इफ यू हैव द सफिशिएंट रिसोर्सेज, तो उसमें आप रेमिटेंस को एजुकेशन के लिए भी एलोकेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं, उनकी जो ट्यूशन फी है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनके जो क्लोथिंग है या बाकी उनके बुक्स वगैरह हैं या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं उनको अफोर्ड कर सकते हैं। डिसरप्टिव फैमिली इफेक्ट में सुपरविजन लैक करती है, फादर अवेलेबल नहीं है, वो उस तरह बच्चों को सोशलाइज नहीं कर सकता है। इस वजह से उनकी एजुकेशन के जो पाथ हैं, जो स्पेसिफिकली इस मॉडल के अंदर अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज किया गया है, तो इसमें वो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स उस तरह से अचीव नहीं हो पाते हैं। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो हम गुजरात की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो चेन माइग्रेशन है या कल्चर ऑफ माइग्रेशन है, वो चेंज या कल्चर ऑफ या एमुलेशन है कि आपने अपने फादर को देखा, वो बाहर गया, पैसे कमा लिए, तो आई हैड टू लीव, आई हैड टू डू द सेम वे। तो वो जो कोठी वाला या गाड़ी वाला इफेक्ट है या पैसों वाला इफेक्ट है या सोशल मोबिलिटी या इकोनॉमिक मोबिलिटी है, दैट लीड द अदर्स, जिसमें एस्पायरेंट्स हैं, यंग एस्पायरेंट्स हैं। चलिए, अब ये बताइएगा कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी रिसर्च के हवाले से, कि आपने रेमिटेंसेस का लिंक जो फीमेल चाइल्ड एजुकेशन है उसके साथ कैसे एसोसिएट किया? कि हम ये देख रहे थे और हमारी ये परसेप्शन थी कि रेमिटेंस जब आता है तो वो जो एक रेमिटेंस इफेक्ट है वो साफ नजर आता है, और उससे हम ये देख रहे थे कि क्या वाकई ही उनकी एजुकेशन इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। और एस्ट्रोनॉमिकली बाकी केसेस में आज तक मेरा ये केस प्रूव नहीं हुआ है कि रेमिटेंस डायरेक्टली एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को भी बेहतर करते हैं, लेकिन हाँ इम्प्रूव करते हैं, लेकिन इस केस में वो प्रूव हुआ है इन दैट केस। आपने एजुकेशनल इंप्रूवमेंट को मेजर कैसे किया? मतलब आपने उनके एकेडमिक जो रिजल्ट्स थे वो देखे या आपने उनकी अटेंडेंस देखी, आपने कैसे मेजर किया? देखिए, एजुकेशन को 3 लेवल्स के ऊपर देखा जाता है। पहले इनरोलमेंट देखी जाती है, फिर उसके बाद अटेंडेंस देखी जाती है, फिर उनकी जो एनुअल एग्जाम्स के अंदर ग्रेडिंग है उसको देखा जाता है। तो हमने इसमें बाकी 2, क्योंकि वो इतने डायरेक्टली लिंक नहीं थे, परफॉर्मेंस हम देख रहे थे, हम एजुकेशनल एक्टिविटीज नहीं देख रहे थे, हमने परफॉर्मेंस को उनके ग्रेड्स के साथ देखा कि वेदर दे वर गेटिंग एवरेज ग्रेड और बेटर ग्रेड और एक्सीलेंट ग्रेड्स। तो हमने सब आखिरी सवाल है आपसे, काइंडली ये बताइएगा कि आपकी रिसर्च क्या रिकमेंड करती है कि अगर हमने अपने कंट्री के अंदर एजुकेशनल सेटअप को मजीद इंप्रूव करना है, स्पेशली फीमेल चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से, तो हम किस तरह रेमिटेंसेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा। जब अलिफ ऐलान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हमें सिंध और बलूचिस्तान के बारे में बताती हैं कि वहाँ क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, ये आज से नहीं है, और मैंने कंपैरिजन भी किया है कि बाकी प्रोविंसेस और सिंध में अगेन वो डी एस्केलेट हो रहे हैं, रिजल्ट्स इतने अच्छे उनकी इनरोलमेंट नहीं हो रही हैं या लिटरेसी लेवल्स जो हैं डिस इम्प्रूव हो रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि 63% से 62.2% पे डिक्लाइन हो गया वो ना। बिल्कुल डिक्लाइन हुआ, और उसमें अगर रूरल अर्बन का भी डायकोटमी या कंपैरिजन करें तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि ये तो कलेक्टिव है, रूरल में और ज्यादा तो अगर ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, और स्टेट का आपको पता है कि हमारी 2% ऑफ द टोटल इकोनॉमी भी जो जीडीपी है वो भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा है एजुकेशन के ऊपर, तो बहुत बड़ा क्राइसिस है। उस क्राइसिस को इसी तरह से अल्टरनेट वेज हैं, वो डायरेक्टली एजुकेशन को उनके बेशक इनरोलमेंट है या उनकी डेली जो एक्सपेंसेस हैं अबाउट मेंटेनिंग अटेंडेंस, या उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, चाहे वो ट्यूशन बच्चों को पढ़ाएं या उनके इंटरेस्ट डेवलप हो,
तो वो तीनों चीजों जो हैं वो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स के साथ लिंक करती हैं, और रेमिटेंस एक वे है इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट करने का। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट एरिया पे रिसर्च कंडक्ट की, जिसकी कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको डीपली अंडरस्टैंड करना, इंटरनेशनल रेमिटेंसेस जो हैं वो कैसे हमारे कंट्री के बहुत से सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो आपकी Thank जो you, रिसर्च गुफ्तगू है, इसके हवाले से अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमें ये समझ में आ रही है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जैसे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, इनको ओवरसीज कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए और कोलैबोरेट करके कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज डिजाइन करनी चाहिए एटलीस्ट उन डिस्ट्रिक्ट के लिए कि जहां से इंटरनेशनल माइग्रेशन का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। तो अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अगर ये कोई पॉलिसीज डिवाइस करते हैं कि किस तरह लोगों को कन्विंस किया जा सकता है कि रेमिटेंसेस को प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट करें, ताकि जिन सेक्टर में हमारी उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आवाम सफर कर रही है उनको किसी हद तक रिलीफ मिल सके, ताकि ये जो इंटरनेशनल रेमिटेंसेस है इनका जो प्रोडक्टिव यूज है वो सामने आ सके। अदरवाइज ये पैसा जैसे पहले वेस्ट होता रहा वैसे ही होता रहेगा।